हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। सैटरडे का दिन है छुट्टी का। जनरली सैटरडेज़ को अपने एडिटोरियल्स नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक एडिटोरियल आज कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट है, मैनेज कर लेना। छुट्टी के दिन मुझे भी इधर उधर के काम काफ़ी होते हैं। चलिए, आर्टिकल बेस्ड है ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट चेंज पे, और ऐसे आर्टिकल्स आपने बहुत पढ़े होंगे। इस आर्टिकल को लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस थीम के, क्लाइमेट थीम के आर्टिकल्स को आपको पढ़ना आए, आप इनसे भी फेमिलियर हो सकें। पढ़ने में बहुत आसान है आर्टिकल, और ये आपका क्विज़ है। अपनी ये रस्म है, प्रथा है कि जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे उस पर बेस्ड क्विज़ के अंदर अपने को पूरे मार्क्स भी स्कोर करने हैं। नो क्वेश्चंस हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सबका सब इनमें कवर्ड है। क्लास के लास्ट में इसको अपने को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आइए कुछ नया सीख। कह रहे जी एन आईसी वार्निंग। वार्निंग मतलब धमकी या चेतावनी। आईसी का मतलब होता है बर्फीली। कह रहे जी ऑन थ्रेट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर्स। बात हो रही है उन चुनौतियों की जो ग्लेशियर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से आ रही हैं। ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ़ के पहाड़ जो आपको नॉर्थ में, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल में मिलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना, साइज़ में छोटा होना है। तो बात हो रही है ग्लेशियर्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की, साइज़ में सिकुड़ने की। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के दो मीनिंग्स हैं, इनफैक्ट तीन मीनिंग्स हैं। नाउन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक करार या समझौता। जैसे अडानी ने एनडीटीवी के साथ कर लिया, भारत सरकार किसी एनजीओ के साथ करती है। सुना होगा ना आपने, कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों कंपनियों में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक नाउन होता है, करार या समझौते के लिए यूज होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ब भी है, और वर्ब फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, साइज में छोटा हो जाना। दूसरा मीनिंग होता है किसी इंसान का किसी बीमारी को पकड़ लेना। ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं हुआ? एक ही वर्ड है, तीनों काम करता है। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। आफ्टर द वॉश माई स्वेटर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड। धुलाई के बाद मेरा स्वेटर सिकुड़ गया है। माई स्वेटर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड इन साइज लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। और दूसरा देखो, इन 2021 आई कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19। 2021 में मैंने कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट किया, या मुझे कोरोना की बीमारी हो गई। समझे? तो इस तरीके से आप अब खुद से डिक्शनरी खोल करके इन तीनों मीनिंग्स को देखना। मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है, आगे आपको खुद से चलना है, ठीक है। कह रहे जी थ्रेट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर्स शुड बी इन द सेम कैटेगरी ऑफ रिस्क एज साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स। जो थ्रेट्स हैं, जो चुनौतियां हैं, जो धमकियां हैं, और किससे? कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ग्लेशियर से, सिकुड़ते हुए बर्फ के पहाड़ों से, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। कह रहे वो थ्रेट होनी चाहिए, शुड भी, उसी कैटेगरी में जो है रिस्क की, जैसे आती है साइक्लोन और अर्थक्वेक से। तो साइक्लोन की बहुत सारी रिस्क की कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 8 का साइक्लोन, कैटेगरी 9 का हरिकेन, है ना, पूरा कोस्टल एरिया खाली हो जाएगा। अर्थक्वेक के बारे में भी आपने सुना होगा, साइज्मिक स्केल पे, रिएक्टर स्केल पे 7 का 8 का अर्थक्वेक हैती में आया, यहाँ आया, वहाँ आया। लेकिन कभी भी ग्लेशियर्स के बारे में आप नहीं सुनते हो कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये लेवल 8 की कैलेमिटी है, ऐसा आप सुनते नहीं हो। आर्टिकल यही कह रहा है कि ग्लेशियर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, पिघलना भी अपने आप में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है। आगे आने वाले टाइम में इसकी भी कैटेगरी हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी और लोगों को आगाह करना पड़ेगा कि फला एरिया में वो ग्लेशियर पिघल रहा है, इस एरिया को खाली कर दो। समझ गए? थ्रेट्स आपका सब्जेक्ट है, शुड भी इसकी वर्ब है। जल्दी से आर्टिकल की वोकैब देखेंगे। इजी सा आर्टिकल है, 3 ही वर्ड्स हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे दो अगर इन क्लासेस से आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपके लाइक्स और शेयर से मुझे क्लास वक्त पे बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए, वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप।
तीन वर्ड्स हैं आज, अंडरस्कोर, क्लैमिटी और विसिनिटी। अंडरस्कोर करना क्या होता है जी? देखिए ये होता है अंडरस्कोर करना। आपके कीबोर्ड में एक अंडरस्कोर का साइन भी होता है ना? वैसे लगाओगे तो हाइफन लग जाएगा और ऐसे लगाओगे तो अंडरस्कोर लग जाएगा। अंडरस्कोर करना या अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना या किसी चीज़ पे जोर डालना, प्रकाश डालना, उस चीज़ को सबके सामने लाना। ठीक है, अंडरस्कोर, हाईलाइट और अंडरलाइन एक ही वर्ड्स हैं ये। इनके सिनोनिम्स और भी हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एक्सेंचुएट, एम्फसाइज, पंक्चुएट, ब्रिंग टू द फोर। फ्लोर मतलब सामने, ब्रिंग मतलब लाना, किसी चीज़ को सामने लाना, ब्रिंग टू द फोर। और थ्रो लाइट अपॉन समथिंग, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना। ये सारे वर्ड, सारी ईडियम, सारे फ्रेजेस एक ही हैं, एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। अब इनका एक और सिनोनिम है सिंगल आउट। ये आप आर्टिकल में देखेंगे। सिंगल आउट क्या होता है? आपने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें 5 एग्जाम्पल्स दिए और एक एग्जाम्पल पे बहुत सारा आपने ध्यान दिया, है ना, उसको बहुत ज़्यादा आपने तवज्जो दी, तो आपने उस चीज़ को सिंगल आउट कर दिया, सिंगल करके बाहर निकाल लिया, एम्फसाइज कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, किसी चीज़ को एक को पकड़ के बाहर निकालना, सिंगल आउट करना। सब कनेक्टेड है, ये वर्ड दोनों आर्टिकल में देखेंगे आप। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब होता है जी डिजास्टर, आपदा, विपत्ति। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल क्लैमिटीज़। सरकार ने एक स्पेशल फंड बनाया है प्राकृतिक क्लैमिटीज से, आपदाओं से निपटने के लिए। अब क्लैमिटी को कैटास्ट्रॉफी भी बोलते हैं, कैटाक्लिज्म भी बोलते हैं, डिवास्टेशन और विजिटेशन भी बोलते हैं। विजिटेशन एक एडवांस वर्ड है, इसके 2 मीनिंग्स हैं। ये वर्ड बना है विजिट से। देखिए सरकारी विजिट होती है ना किसी की, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी एक विजिटेशन है। गवर्नमेंट का कोई आदमी आपके घर पे आया, कोई मास्टर, कोई टीचर, और आपसे सेंसस का आंकड़े लेके गया, है ना, जनगणना के, घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मैरिड हैं, तो ये भी एक विजिटेशन था। और इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी भयंकर आपदा का आपके ऊपर आन पड़ना। जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप ने विजिट किया आपको, जैसे बीमारी आ गई तो डिसीज़ ने विजिट किया आपके एरिया को, जैसे कहीं ज्वालामुखी फट गया, समझ गए ना? तो सरकारी विजिट को भी विजिटेशन बोलते हैं, और किसी आपदा का, विपत्ति का, कैटेक्लिज्म का, कैटास्ट्रोफी का विजिट करना आपके घर पे, वो भी एक विजिटेशन है। तो एक ही वर्ड दोनों काम करता है, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है। लास्ट वर्ड है अपने पास विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है जी सराउंडिंग, आसपास का एरिया। सेवरल होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस हैव मशरूम्ड इन द विसिनिटी ऑफ द रिसेंटली डेवलप्ड रिवर फ्रंट। बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस जो हैं मशरूम कर गए हैं। मशरूम करना यानी रातों रात पनप जाना, ये भी एक वर्ड है अपने आप में। बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस जो हैं रातों रात पनप गए हैं सराउंडिंग में, आसपास के एरिया में, विसिनिटी में, रिसेंटली डेवलप्ड रिवर फ्रंट के। रिवर फ्रंट क्या होता है? नदी के चारों तरफ एक फ्रंट बना देते हैं जहाँ आप खड़े हो सकें, गार्डन बना देते हैं, आप दौड़ सकें, है ना। तो रिवर फ्रंट पे होटल्स वगैरह जो है आ गए हैं। सराउंडिंग, प्रॉक्सिमिटी इसके सिनोनिम है। यू विल सी द वर्ड विसिनिटी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी वही है, जितनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं उतने हम लोग इस चीज़ को लेकर के गंभीर या सीरियस नहीं है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा। भूकंप आता है तो आपका घर टूट जाता है, अगर डिसीज आती है, बीमारी आती है तो पूरा देश बंद हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल पे ग्लेशियर पिघल रहा है तो उससे आपकी ज़िंदगी पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन एक रिपोर्ट नहीं आई है, वो ये बता रही है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आप 20 सालों में फील करने लगेंगे। और वो इम्पैक्ट कैसा होगा? नॉर्थ में कोई ग्लेशियर पिघलेगा और उसकी वजह से सारा पानी समंदर में चला जाएगा, आपके यहाँ बाढ़ आ जाएगी और पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पीने का पानी तो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी से ही आपके पास आता था। अब ग्लेशियर चला गया समंदर में, तो 20 सालों में इन चीज़ों को आप फील करने लगेंगे। यही आईसी वार्निंग है नेचर की, और इसी पे बेस्ड है आज का आर्टिकल। सजेस्ट कर रहा है सरकारों को कि एक प्लान बनाओ और ग्लेशियर्स के पिघलने के फिनोमिनन को भी कैटेगरी में डालो, ताकि लोगों को पता लगे ये कितनी गंभीर समस्या है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 5, कैटेगरी 10, आपको पता लगे कितना ज़्यादा जो है ग्लेशियर आपके आसपास का पिघल रहा है। चलिए टोन है आज की सजेस्टिंग, आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है फ्यू बैरोमीटर्स measure the climate crisis as evocatively as the state of glaciers, a key component of the cytosphere। कह रहे जी बहुत ही कम बैरोमीटर्स हैं। बैरोमीटर क्या होता है?
अगर आपने साइंस पढ़ी है तो बैरोमीटर जो है हवा के दबाव को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के यूज आता है ना, मेजर करने के लिए। और बैरोमीटर वर्ड का अंग्रेजी में दूसरा मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का मापदंड, स्टैंडर्ड या उसको नापने का तरीका, है ना। कह रहे जी बहुत ही कम ऐसे स्टैंडर्ड हैं, मापदंड हैं जो मेज़र करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को उतने इवोकेटिव तरीके से। इवोकेटिव मतलब जिसमें कुछ इवोक किया जाए, कुछ एक्सप्रेशन हो, कुछ समझ के, कुछ थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा इमोशंस आए। इवोक करना यानी किसी चीज़ को जगाना। तो कह रहे बहुत कम ऐसे मापदंड है हमारे पास जो क्लाइमेट के क्राइसिस को उतने इमोशनल तरीके से, इवोकेटिव तरीके से मेजर करते हैं जितना कि स्टेट ऑफ ग्लेशियर्स, हमारे ग्लेशियर्स की स्टेट या अवस्था। कह रहे और ये वही ग्लेशियर्स हैं जो एक की कंपोनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है साइरोस्फेयर का। साइरोस्फेयर धरती का वो हिस्सा है जिस पे बर्फ जमी हुई है। इन प्रिसाइज टर्म्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल या ग्रीनलैंड भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो साइरोस्फीयर क्या हो गया, आइस शीट बोलते हैं इसको, ग्लेशियल जोन जहाँ पे सारे ग्लेशियर्स बने हुए हैं। सेंटेंस सिंपल है। बैरोमीटर्स का मतलब, बैरोमीटर आप समझ गए, किसी चीज़ का मापदंड, स्टैंडर्ड, कसौटी बोल सकते हैं इसको, इसकी वर्ब है मेजर। जैसे आपके मार्क्स बैरोमीटर हो सकते हैं आपकी एग्ज़ाम की मेहनत का, है ना। 4 एग्जाम आपने पास किए, चारों में अच्छे नंबर थे, तो यही बैरोमीटर है आपकी, खूब पढ़ाई की आपने। हर चीज़ का जो कसौटी होती है ना उसको बैरोमीटर अंग्रेजी में बोल देते हैं। फ्यू जो है इसका मतलब होता है ना के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आपको भी डिटेल में करवाते हैं। कह रहा है जी द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस रीसेंट रिपोर्ट कॉमा द ग्लोबल क्लाइमेट 21 to 2020 कॉमा गिव्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ द प्लैनेट्स रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कह रहा है जी ग्लेशियर्स की अवस्था पे एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जो है रीसेंट रिपोर्ट। मीटरोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग, ऑर्गेनाइजेशन आप समझते हैं, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया की। तो पूरे दुनिया का जो मौसम विभाग होगा कोई, उसकी जो रिपोर्ट है। अब देखो कॉमा से कॉमा के बीच में रिपोर्ट का नाम दिया गया है और पूरा नाम आप देख रहे हो कैपिटलाइज करके दिया गया है, ये एक प्रॉपर नाउन है। द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 2020, ये है रिपोर्ट का नाम। कह रहे ये जो रिपोर्ट है ना, इस नाम वाली, ये देती है एक बड़े नज़रिए को, ब्रॉड व्यू को, और किसकी, हमारे प्लेनेट के रिस्पॉन्स की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के सामने। ग्रीन हाउस गैसेस आप समझते ही हैं, मीथेन और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिपोर्ट हमें अच्छे से बताती है कि कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमने 2011 से 20 में करके दिखाया। रिपोर्ट सब्जेक्ट है, वर्ब्स गिव्स इसकी वर्ब है। आगे कह रहा है जी इन द सेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ ग्लेशियर हेल्थ इट पॉइंट्स आउट दैट ऑन एवरेज द वर्ल्ड्स ग्लेशियर्स thinned by approximately a meter a year from 2011 to 2020। कह रहा है जी इस रिपोर्ट के उस चैप्टर में, उस सेक्शन में जो लिखा गया था हमारे ग्लेशियर्स की अवस्था पे, हेल्थ पे या स्टेट पे, ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है, इशारा करके हमें बताती है कि ऑन एवरेज हमारे दुनिया के जो ग्लेशियर्स हैं वो थिन कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए या सिकुड़ गए लगभग या अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर हर साल 2011 से 2020 के बीच। तो 10 सालों में 10 मीटर इनकी जो है ना विड्थ कम हो गई हमारे बर्फ़ के पहाड़ों की, है ना। रिपोर्ट में लिखा हुआ है ऐसा। इट आया ऑफ कोर्स रिपोर्ट के लिए, वर्ब है इसकी पॉइंट्स आउट, ग्लेशियर्स की वर्ब है थिन करना यानी किसी चीज़ का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, साइज में छोटा होना। ऊपर वर्ड देखा था ना आपने कॉन्ट्रैक्ट, उसी का सिनोनिम है थिन। अच्छा जी और क्या हुआ, कह रहे व्हेन कंपेयर्ड अक्रॉस डेकेड्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएबिलिटी बट द ओवरऑल पैटर्न remains that glaciers in all regions of the world are becoming smaller। कह रहे अगर आप डेकेड्स के हिसाब से कंपेयर करें, 2011-20 का तो हो गया ये, 2001 से 2010 का डेकेड क्या होता है, 10 साल का पीरियड, दशक बोलते हैं, या फिर 91 से सन 2000 का डेकेड। कह रहा है अगर आप डेकेड टू डेकेड कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएबिलिटी हमें मिलेगी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है विविधता, फ्लक्चुएशन। रीजनल मतलब क्षेत्रीय है, तो किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में 91 से 2000 के बीच ग्लेशियर तेजी से पिघले थे,
उस क्षेत्र में 11 से 20 के बीच में नहीं पिघले, तो बहुत वेरिएबिलिटी हमें मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखें 2011 से 20 का, वो यही बना हुआ है कि ग्लेशियर्स जो हैं दुनिया के हर हिस्से में छोटे ही हुए हैं, बड़े नहीं हुए। तो वेरिएबिलिटी तो है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न यही कहता है कि हमारी बर्फ़ की शीट जो है, साइरोस्फीयर जो है, वो छोटा होता जा रहा है। वेरिएबिलिटी आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, पैटर्न की वर्ब है रिमेन्स। आगे बढ़ते हैं, ग्लेशियर्स की वर्ब है आर बिकमिंग। आगे कह रहा है इनफैक्ट सम ऑफ द रेफरेंस ग्लेशियर्स विच आर यूज टू मेक लॉन्ग टर्म असेसमेंट्स ऑफ ग्लेशियर हेल्थ हैव ऑलरेडी मेल्टेड अवे एज द न्यूरिशिंग वाटर स्नो, विंटर स्नो इज कंप्लीटली मेल्टिंग अवे ड्यूरिंग द समर। कह रहा है जी सच बात तो ये है कि कुछ जो रेफरेंस ग्लेशियर्स हैं, रेफरेंस ग्लेशियर क्या होते हैं? आपने ग्लेशियर को पकड़ लिया और आप उसका रेफरेंस ले रहे हैं। भाई ये ग्लेशियर जब 1000 मीटर मोटा था तो इसके बाजू वाला ग्लेशियर कितने मीटर मोटा है ना, इससे 500 किलोमीटर दूर का। कह रहा है जी मज़े की बात तो ये है, जो रेफरेंस ग्लेशियर ये पकड़ के रख के बैठे थे 10 साल के लिए, जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया था मेक करने के लिए लॉन्ग टर्म असेसमेंट को ग्लेशियर्स की हेल्थ की, वो खुद ही मेल्ट कर गए। वो रेफरेंस ग्लेशियर्स ही जो हैं पिघल गए। और क्यों पिघले? कह रहे हैं क्योंकि जो नरिश करने वाली, जो पोषण देने वाली विंटर की स्नो है, जो इन ग्लेशियर्स को मोटा करती है, वो आजकल पूरी तरह से पिघल जाती है समर्स के दौरान, सर्दियों के दौरान। समझे मेरी बात को आप? भाई आपने एक पैमाना पकड़ा और उस पैमाने पे दूसरी चीज़ों को नापने चले, धीरे धीरे पता लगा कि आपका पैमाना ही नप गया। जिस रेफरेंस ग्लेशियर को पकड़ के बैठे थे आप कि ये तो नहीं पिघलेगा, वही पिघल गया, क्योंकि विंटर में कोई बर्फ़ चढ़ ही नहीं पा रही इन पे, सारी बर्फ़ जो है समर में पिघल जाती है। नई बर्फ़ नहीं चढ़ेगी तो पुरानी तो पिघलनी है। सम की वर्ब है हैव ऑलरेडी मेल्टेड, विच की वर्ब है आर यूज्ड, विंटर की वर्ब है इज मेल्टिंग। नरिशिंग मतलब जो आपको पोषण दे, समझ गए ना, नरिशमेंट दे आपको। तो नरिशिंग हमारे लिए नहीं है, लेकिन ग्लेशियर्स के लिए तो विंटर की स्नो नरिशिंग है ना, इनको पोषण मिलता है और मोटे होते हैं। यूज्ड टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, कभी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, कभी कुछ लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। आज ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं करवाएंगे, लंबा है ना, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे एक अलग से वीडियो बनी हुई है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ ऊपर कहीं पे आ जाए, या फिर सर्च कर लेना योर इंग्लिश ट्यूटर यूज्ड टू, ऐसा लिखोगे गूगल में, यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी। बड़ी अच्छी वीडियो है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सबको आना चाहिए। यूज टू के बाद में कब बेस फॉर्म लगेगी, कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, गलती इसमें नहीं करनी है। ठीक है, तो आज ये वीडियो, इस क्लास के बिल्कुल बाद आप 10 मिनट की वीडियो जरूर देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कह रहे जी इन अफ्रीका ग्लेशियर्स ऑन द रुवेंजोरी माउंटेन्स एंड माउंट केन्या आर प्रोजेक्टेड टू डिसअपीयर बाय 2030। कह रहे जी अफ्रीका में जो ग्लेशियर्स हैं, इन दोनों पहाड़ों पे, ये प्रोजेक्टेड हैं, ये एस्टिमेटेड हैं। प्रोजेक्ट करना यानी फोरकास्ट करना, आगे का बताना, भाई आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा। तो इन दोनों पे ये फोरकास्ट पड़ी हुई है कि ये तो गायब ही हो जाएंगे 2030 तक, अगले 7 सालों में। और कह रहे जी दोज ऑन किलिमंजारो बाय 2040, और जो किलिमंजारो पे हैं वो 2040 तक, 10 साल बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये दोज आया है ग्लेशियर्स के लिए, ग्लेशियर्स को ग्लेशियर से कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ग्लेशियर्स की वर्ब है आर, दोज भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी वर्ब भी है आर प्रोजेक्टेड, लेकिन यहाँ लिखी नहीं गई है। ठीक है भाई, एक ही वर्ब है, एक ही सेंटेंस है, अगर वर्ब कॉमन है तो एक बार लिख दी, बार बार क्यों लिखनी है? ऐसा ही होता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ आ चुकी है, मेन वर्ब एक्चुअल में, तो दूसरी बार इसको यहाँ नहीं लिखा गया है। दो सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब अंडरस्टूड है। चलिए, कह रहे द रिपोर्ट पॉइंट्स टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्री ग्लेशियर लेक्स एंड द लाइवलीहुड ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड या ग्लोफ, पोजिंग एडिशनल थ्रेट्स टू इकोसिस्टम्स एंड लाइवलीहुड। कह रहे जी रिपोर्ट पॉइंट करती है, इशारा करती है, और किसकी तरफ? ये पॉइंट करती है बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए प्री ग्लेशियर लेक्स पे। प्री ग्लेशियर लेक पता क्या होती है? अचानक से आपको न्यूज़ आएगी कि एक दिन रशिया के नॉर्दर्न या ईस्टर्न पार्ट में ग्लेशियर पिघला और वहाँ से एक लेक बन गई, जो है झील बन गई, और वो झील जो है रशिया में बहती हुई आ रही है। सच की न्यूज़ है, आप ऐसी न्यूज़ सर्च करना, नेट पे आपको मिलेंगी। तो ये होती है प्रो ग्लेशियर लेक्स, अचानक से ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली झील, या समझ गए ना, लेक। रातों रात ये बन जाती हैं और फिर
सालों तक रहती हैं ये, मतलब सैकड़ों चलती हैं, परमानेंट ही हैं। ग्लेशियर तो पिघल रहा है वो पीछे पीछे। तो कह रहा है जी रैपिड जो ग्रोथ हो रही है इन प्रो ग्लेशियर लेक्स की, और जो लाइकलीहुड है, जो संभावना है ग्लेशियर लेक के आउटबर्स्ट के फ्लड की, जब ये लेक्स बहुत बड़ी हो जाती हैं तो फिर ये लेक नहीं होती, फिर ये फ्लड लेके आती हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोफ। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। कह रहा है जी इन दोनों चीज़ की तरफ इशारा करती है रिपोर्ट। और ये कैसे करती है? पोज करते हुए, खड़ा करते हुए एडिशनल थ्रेट को और ज़्यादा चुनौतियों को, हमारे इकोसिस्टम्स को, हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे रोज़गारों को। पता लगे जी आपके खेत से एक प्रो ग्लेशियर जो है लेक निकलने लगी, सारा खेत आपका उसमें चला गया, तो लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा ना आपका। रिपोर्ट की वो है पॉइंट्स। चलिए, लाइवलीहुड आप समझते हैं, संभावना। आउटबर्स्ट मतलब अचानक से होने वाला एक्सप्लोजन। अगर लेक बहुत तेज़ी से बने तो एक्सप्लोसिव फ्लड लेकर के आती हैं, धमाके से के साथ में वहाँ पे आपको बाढ़ देखने को मिलेगी ना। चलो, ऊपर एक सेंटेंस में ना, इससे पहले वाले सेंटेंस में एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, द रवेंजोरी माउंटेन्स लिखा है, पहाड़ के आगे द लगाया है, ठीक है, लेकिन माउंट केन्या भी तो पहाड़ है, इसके आगे द नहीं लगाया। किलिमंजारो तो बल्कि सबसे ऊंचा पहाड़ है अफ्रीका का, जहां तक मुझे याद है ना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो शायद किलिमंजारो है, तो ये भी पहाड़ है। तो ऐसा पहाड़ों के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? एक पहाड़ के आगे द लगा दिया और बाकी पहाड़ों को बिना द के छोड़ दिया। इस कॉन्सेप्ट को कमेंट सेक्शन में बताना। हर बच्चे को आता होगा जो 1.5-2 महीने से मेरे साथ है इस क्लास में, ये कॉन्सेप्ट कई बार आपको करवा चुके हैं। डालना कमेंट्स में, गलत होगा तो वहीं बता दूंगा और अच्छा होगा तो हार्ट भी दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रिपोर्ट्स सिंगल्ड आउट हाउ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर मेल्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द डेकेड्स वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर्स। कह रहा है जी रिपोर्ट ने सिंगल आउट किया, एक्सेंचुएट किया, हाईलाइट किया, अंडरस्कोर किया, अंडरलाइन किया, थ्रो लाइट अपॉन किया। और किस चीज़ पे इसने किया? इस चीज़ पे कि कैसे पानी जो है ग्लेशियर मेल्ट से, एक ग्लेशियर के पिघलने से, उसने कंट्रीब्यूट किया इस डेकेड की 11 से 20 के सबसे खराब बाढ़ के डिजास्टर में, कैटास्ट्रोफी में, जो थी हमारे उत्तराखंड की फ्लड सन 2013 की। तो उत्तराखंड में भी आपको ग्लोफ ही देखने को मिला था 13 में, जब वो लोग बह गए, इतने सारे टूरिस्ट है ना घूमने गए हुए थे, ग्लेशियर ही पिघला था पीछे से और आउटबर्स्ट हुआ, ग्लोफ हुआ और अचानक से एक रातों रात झील बन गई। रिपोर्ट्स की वर्ब है सिंगल आउट। सिंगल आउट करना आपको समझा रखा है मैंने अभी, सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स आपने देख लिए। किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताना। वाटर की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। और कुछ देखने वाला है इसमें? मेरे ख्याल से तो नहीं है। बढ़े आगे। चलो, अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का, ढंग से करेंगे इसको 5 मिनट लगा करके। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे यूज़ करने हैं? देखिए, फ्यू लिटिल में कुछ फ़र्क नहीं है, अ फ्यू और अ लिटिल में भी कुछ फ़र्क नहीं है, द फ्यू और द लिटिल में भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क है इनके काउंटेबिलिटी का या अनकाउंटेबिलिटी का। अभी के लिए आप इनको सेम मान लो। अपने नाउन देखेंगे, अगर काउंटेबल होगा तो इनमें से एक को यूज़ करेंगे, अगर अनकाउंटेबल होगा तो इनमें से एक को यूज़ करेंगे। ज़रूरी ये है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए, इनमें से कौन सा एक यूज़ होगा, ये सबसे बड़ी आपका चैलेंज है। फ्यूज होता है इसका मतलब होता है थोड़ा, अफ्यूज होता है इसका मतलब भी होता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा होता है नेगेटिवली और यहाँ पे होता है थोड़ा पॉजिटिवली। अब इसका क्या मतलब है भाई नेगेटिवली पॉजिटिवली का? देखो इस सेंटेंस को, द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी एज इट हैड डैश मनी लेफ्ट टू पे इट्स डेटर्स। एक काम करते हैं, पहले फ्यू वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो पहले अपने फ्यू वाले लेते हैं, ठीक है। ये मैं उठा के इनको पहले यहाँ ले आता हूँ। चलो पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं फ्यू वालों को। द कंपनी मेड फ्यू एडजस्टमेंट्स या अ फ्यू एडजस्टमेंट्स या द फ्यू एडजस्टमेंट्स टू इट्स स्ट्रेटजी टू इंप्रूव ब्रांड विजिबिलिटी। मीनिंग क्या है? सबसे पहले मीनिंग निकालो फिर लगाना ग्रामर। कंपनी ने कुछ एक एडजस्टमेंट्स की, थोड़ी एडजस्टमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी में, ताकि अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को इंप्रूव कर सके, अपने आप को बाजार में अच्छे से दिखा सके, ब्रांड विजिबिलिटी को अच्छा कर सके। देखो थोड़े की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यू भी लग सकता है और अ फ्यू भी लग सकता है। डिपेंड किस पे करेगा? सेंटेंस के मीनिंग पे। सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, एडजस्टमेंट जो हुई है एक्चुअल में हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है सर। अगर हुई है
और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, एडजस्टमेंट तो हुई है ना भाई, ऐसा तो नहीं एडजस्टमेंट हुई नहीं, ना के बराबर एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट तो की है इसने। तो अगर थोड़ी एडजस्टमेंट हुई है तो आप अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं आपको। आप यह लिखे द कंपनी हैज़ मेड अ फ्यू एडजस्टमेंट्स। अब अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पे नेगेटिव वाली फीलिंग आपको दिखेगी। द कंपनी स्ट्रगल्ड एंड वॉज लेफ्ट विद अ फ्यू द फ्यू या फ्यू चॉइसेस बिसाइड्स फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी। कंपनी स्ट्रगल करती थी, कंपनी स्ट्रगल्ड, और बच गई थी बहुत कम चॉइसों के साथ, विकल्प के साथ, बिसाइड्स या साथ ही साथ बैंकरप्सी को फाइल करने के। तो कंपनी स्ट्रगल में थी, उसके पास ऑप्शन एक था कि बैंकरप्सी को फाइल करे, और उसके अलावा उसके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। अगर होते तो फिर बैंकरप्सी क्यों फाइल करती भाई? कौन आदमी अपना दिवालियापन घोषित करता है? समझे मेरी बात को? कंपनी के पास चॉइसेस जो थी वो थोड़ी थी, लेकिन ना के बराबर थी। भाई यहाँ थोड़ा और जो थोड़ा है ना, इसमें कुछ फर्क नहीं है क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट 5 होगी तो अब फ्यू लगेगा, चॉइसेस 3 होगी तो फ्यू लग जाएगा बिना आंके, ऐसा नहीं है। सेंटेंस में कैसा मीनिंग आ रहा है? कंपनी के पास ना के बराबर चॉइसेस थी, बैंकरप्सी फाइल करने के अलावा कोई चॉइसेस थी नहीं, इसीलिए उसने बैंकरप्सी को फाइल किया। द कंपनी वॉज लेफ्ट विद फ्यू चॉइसेस। ये आ गई नेगेटिव वाली फीलिंग, यहाँ हो गया फ्यू। तो क्वांटिटी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, सारा चक्कर है इमोशन का। नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं तो फ्यू, ना के बराबर थोड़ा सा। पॉजिटिव इमोशन आ रहे हैं तो अ फ्यू, हाँ के बराबर थोड़ा सा। ये बिल्कुल वैसा है, आपने मुझसे पैसे मांगे और मेरी जेब में 10 रुपये हैं। हो सकता है वो 10 रुपये मेरे लिए काफ़ी हों, हो सकता है वो 10 रुपये मेरे लिए बहुत कम हो। जब मैं आपको ना बोलूँगा तो मैं बोलूँगा मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं भाई, नहीं दे सकता। आई हैव फ्यू, फ्यू तो नहीं, एक्चुअल में लिटिल आना चाहिए, पैसे के साथ में, मनी के साथ में लिटिल लिखना है। मान लो फ्यू लगाता भी मैं, कोई ऐसी चीज़ होती जो मेरे पास फल होते, सब्जियां होती, तो मैं बोल देता आई हैव फ्यू एप्पल्स इन माई रेफ्रिजरेटर। मैं नहीं दे सकता, मेरे पास 2 ही एप्पल हैं, मैं ही खाऊंगा। और मान लीजिए 2 एप्पल रखे हैं और मैं खाता ही नहीं हूँ एप्पल, और आपने मांग लिया और मैंने बोला चलो दे देते हैं इसको, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ फ्यू एप्पल्स इन माई रेफ्रिजरेटर, यू कैन टेक वन ऑफ दैम। समझे मेरी बात को? एप्पल 2 ही हैं, बात ये है कि मैं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। तो एडजस्टमेंट अगर करना चाहते थे और कर दी तो अ फ्यू एडजस्टमेंट्स, चॉइसेस इनके पास थी नहीं तो फ्यू चॉइसेस। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अब ये जो द फ्यू है ये बिल्कुल आसान होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसका मतलब होता है जो भी थोड़ा। अ फ्यू, द फ्यू या फ्यू एम्प्लॉइज हु रिमेन्ड विद द कंपनी during tough times were rewarded with heavy bonuses after its recent turnaround। जो भी थोड़े से एम्प्लॉयज जो थे, जो कंपनी के साथ में बने रहे मुश्किल हालात में भी, उनको रिवॉर्ड किया गया बोनस के साथ में, हैवी बोनस के साथ में, कंपनी के रीसेंट टर्न अराउंड के बाद। टर्न अराउंड क्या होता है? डूबती हुई कंपनी अचानक से चढ़ने लगे, या चढ़ती हुई कंपनी अचानक से डूबने लगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्न अराउंड, यू टर्न। ठीक है, तो जो कंपनी ने अपनी हालत अच्छी की तो जो भी थोड़े से एम्प्लॉइज थे जो कंपनी के साथ बने रहे, उसको कंपनी ने रिवॉर्ड किया बोनस के साथ। आई ना बात है, जो भी थोड़े थे, अ फ्यू द फ्यू नहीं, मतलब फ्यू या अ फ्यू नहीं, यहाँ लिखेंगे द फ्यू। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अ फ्यू लिखता तो उसका मतलब क्या होता भाई? थोड़े को बोनस मिला, ऐसा नहीं होता है। मीनिंग ये निकल रहा है कि जो भी थोड़े थे कंपनी के साथ में, कंपनी ने सबको बोनस दिया ही होगा। चलिए, अब यही कॉन्सेप्ट आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ लगाना है, लेकिन वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होंगे जिनको काउंट नहीं किया जा सकता होगा। एम्प्लॉय काउंट हो सकते हैं, चॉइसेस काउंट हो सकती हैं, एडजस्टमेंट्स काउंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ देखो, द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी एज इट हैड लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल मनी लेफ्ट टू पे इट्स डेटर्स। कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया क्योंकि इसके पास थोड़े से ही पैसे बचे थे, या ना के बराबर पैसे बचे थे अपने कर्जदारों को वापस करने के लिए। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने कर्जा लिया हुआ है। अब ये बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव आ रही है? नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव क्यों नहीं आ रही? अरे भाई, अगर पैसे ही होते थोड़े बहुत तो फिर कंपनी बैंकरप्सी के लिए क्यों फाइल करती? ना के बराबर पैसे थे, थोड़े ही थे, इतने ही थे, मतलब दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिटिल मनी, नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ। अच्छा, मनी के साथ लिटिल क्यों लगाया? एक बच्चे ने मुझसे पूछा था अभी 4-5 दिन पहले, जवाब कर देता हूँ मैं। मेरे से किसी ने लिखा कमेंट्स में, सर मेरी जेब में 10 रुपये हैं। अब ये बताओ, ये काउंटेबल कैसे नहीं है?
आप कह रहे हो मनी तो अनकाउंटेबल होती है। जिंदगी में एक चीज़ दिमाग में बांध लो, जिस चीज़ को काउंट करने के लिए अलग से यूनिट लानी पड़े, अलग से यूनिट लानी पड़े, वो चीज़ अनकाउंटेबल है। 10 रुपये हैं आपकी जेब में, रुपया यूनिट लेकर के आए हो आप। वजन नापना है तो किलोग्राम या पाउंड यूनिट लानी पड़ेगी। डिस्टेंस नापनी है तो किलोमीटर या मीटर यूनिट लानी पड़ेगी। काउंटेबल चीज़ों के लिए यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। ये 2 एप्पल मेरे पास पड़े हैं, मैं यहाँ बोल दूंगा 2 एप्पल, है ना, 2 रुपये एप्पल बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 2 किलो बोल सकता हूँ, उस केस में एप्पल अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये एक, चलो एप्पल छोड़ो, यहाँ पे 2 पेन रखे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, 2 मीटर पेन है मेरे पास, या 2 ग्राम पेन है मेरे पास, या 2 रुपये पेन है मेरे पास, नहीं 2 पेन है। तो काउंटेबल चीज़ें सीधे ही काउंटेबल होती हैं, कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। एडजस्टमेंट है, चॉइसेस है, पेन है, एम्प्लॉई है। और जिन चीज़ों के लिए मुझे बाहर से यूनिट लानी पड़े, वक्त के लिए, डिस्टेंस के लिए, वेट के लिए, पैसे के लिए, उन चीज़ों को अंग्रेजी में अनकाउंटेबल माना जाता है। तो पैसा आप गिन सकते हो, रुपयों में गिनोगे, इसलिए मनी जो है अनकाउंटेबल है। मज़ा आया कॉन्सेप्ट समझ के? कितने लोगों को मज़ा आया बताना कमेंट्स में, सर ये कॉन्सेप्ट समझ गए। तो यहाँ पे मनी के लिए लिटिल लगाया। रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ न्यू मार्केट, द कंपनी एलोकेटेड लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल बजट फॉर मार्केट रिसर्च। नए आइडिया की या नए मार्केट की पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए कंपनी ने एलोकेट किया थोड़े से बजट को मार्केट रिसर्च पे। अब ये ना के बराबर बजट था क्या भाई साहब? थोड़ा बजट उन्होंने एलोकेट किया है, इसीलिए यहाँ आप लिख रहे हो। अगर ना किया होता तो ये सेंटेंस बनता ही नहीं। कंपनी के पास पैसा था, थोड़ा था, लेकिन उसने अ लिटिल बजट को एलोकेट किया। बजट को काउंट नहीं किया जा सकता, बजट को काउंट करते हैं रुपयों में, तो रुपयों में काउंट कर रहे हो तो बजट अनकाउंटेबल है। और यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो अ लिटिल। द कंपनी मैनेज टू अवॉइड बैंकरप्सी बाय पेइंग इट्स डेटर्स विद अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल मनी इट हैड। कंपनी ने मैनेज किया बैंकरप्सी को अवॉइड करना अपने डेटर्स को पे करके, जो भी थोड़ा सा पैसा इसके पास था उससे। अब जो भी थोड़ा सा मनी की बात हो रही है, अनकाउंटेबल है, न्यूट्रल बात हो रही है, तो यहां लिखेगा द लिटिल। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर हुआ हो तो लिखना कमेंट्स में, फिर किसी और तरीके से समझाएंगे। मेरे पास तरीके कई हैं हर कॉन्सेप्ट को समझाने के, एग्जाम्पल्स अलग अलग हो जाते हैं ना, बताना। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज ए होमवर्क, हर बच्चे को खुद से यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। मुझे तो आता है कॉन्सेप्ट, मैंने सिखा भी दिया, पर अगर अभी भी आपने ट्राई नहीं दिया तो फिर क्या सीखे आप, है ना। द होटल वॉज डैश क्राउडेड एंड वी हैड टू मैनेज इन द डैश रूम्स दैट वर अवेलेबल दैट डे। ठीक है, चाहे लिटिल लगे, अ लिटिल लगे, द लिटिल लगे, ये अब आपकी सरदर्द है। बना के दिखाओ इसको और कमेंट्स में डालना। क्राउडेड से पहले क्या लगाओगे और रूम से पहले यहाँ पे क्या लगाओगे। फीलिंग लेकर के लगाना, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। चलो कॉन्सेप्ट डिटेल में हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। आगे कह रहा है जी, द फ्यूरी ऑफ ग्लोफ इवेंट वॉज ब्रॉट होम दिस ईयर बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द चुंगथंग डैम इन सिक्किम। कह रहा है जो फ्यूरी है, जो गुस्सा है, जो रैथ है, जो रेज है, इंटेंसिटी है। फ्यूरी मतलब एंगर, एक्सट्रीम एंगर। कह रहा है और किसकी? ग्लोफ इवेंट की, उसको ब्रॉट होम किया गया। इंग्लिश में एक इडियम है ब्रिंग होम करना, किसी चीज़ पे इतना जोर देना कि वो आपके दिमाग में घुस जाए। आई ट्राइड दिस आइडिया ब्रिंग होम टू यू। मैंने कोशिश किया कि ये आइडिया आपको दिमाग में घुसाया जाए। तो इस फ्यूरी को, ग्लोफ इवेंट की भी आपके दिमाग में घुसाया गया। इस रिपोर्ट में ब्रॉट होम किया गया इस साल की रिपोर्ट में। और किस वजह से? इस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो इस डैम में हुई थी सिक्किम में। और कब? आफ्टर द साउथ लोहांग लेक फ्लडेड फ्रॉम अ मेल्टिंग ग्लेशियर। जब लोहांग लेक जो है साउथ की फ्लड कर गई, बाढ़ आ गई उसमें एक पिघलते हुए ग्लेशियर की वजह से। और ये सारा काम कैसे हुआ भाई? ये सारा काम हुआ ट्रिगरिंग कैटास्ट्रोफी डाउनस्ट्रीम, ट्रिगर करते हुए, उकसाते हुए, कोज करते हुए एक कैटास्ट्रोफी को, एक विपत्ति को नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम। ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउनस्ट्रीम, नीचे से ऊपर जा रही है तो अपस्ट्रीम। समझ आ गया सेंटेंस? फ्यूरी सब्जेक्ट है, एंगर को बोलते हैं। वॉज ब्रॉट होम इसकी वर्ब है। ब्रिंग होम अ पॉइंट एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जोर दे के बताना ताकि वो आपके दिमाग में घुस जाए। लोहांग लेक की वर्ब है फ्लडेड। सेंटेंस में एक एरर है, ढूंढ के बता सकते हो? चलो देखो जी, लेक जो है ना और पॉन्ड जो है, दिमाग में बिठा लो दो चीज़ें।
लेक मतलब झील और पौंड मतलब तालाब। पौंड तालाब ही होता है ना, हाँ। झीलों और तालाबों के प्रॉपर नाउन से पहले, नाम से पहले द नहीं लगता, और इनको छोड़ करके हर वाटर बॉडी से पहले द लगेगा। समंदर के आगे द लगेगा, नदी के आगे द लगेगा, कैनाल के आगे द लगेगा, स्ट्रेट जल डमरू मध्य बोलते हैं। पाक स्ट्रेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, सुना होगा ना आपने, स्ट्रेट, STRA, ठीक है, स्ट्रेट, स्पेलिंग देख लेना, यही होती है शायद। तो स्ट्रेट से पहले, रिवर से पहले, सी से पहले लगेगा, लेक और पॉन्ड से पहले द कभी भी नहीं लगता। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करवाया हुआ आर्टिकल वाली क्लास में, ग्रामर सीरीज चला लो, यूट्यूब पे रखिए। द साउथ लेक यहाँ पे गलत लगा हुआ है, द यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपसे ऊपर भी पूछा था, जिसमें ये समझाया गया आपको पहले भी कि माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले द लगता है। द हिमालयाज, हिमालय कोई पर्वत नहीं है, पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पे आपको कंचनजंगा मिलेगा, K2 मिलेगा, माउंट एवरेस्ट मिलेगा, अलग अलग चोटियाँ मिलेंगी। तो हिमालय तो एक श्रृंखला है ना, माउंटेन रेंज है ना। हिंदू कुश है, माउंटेन रेंज है, फिर विंध्याचल है, अरावली है, एंडीज है। तो ये सब जो माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ की श्रृंखला है, उनके आगे द लगता है। लेकिन पहाड़ की इंडिविजुअल चोटी के आगे, नाम के आगे द नहीं लगता। माउंट एवरेस्ट के आगे नहीं लगता, माउंट केन्या के आगे नहीं लगता, किलिमंजारो के आगे भी द नहीं लगता। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। चलो रिवाइज हो गया। कह रहा है जी, अर्लियर दिस ईयर अ सेपरेट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट फाउंड दैट द डिसअपीयरेंस ऑफ ग्लेशियर्स in the Hindu Kush Himalayas was 65% faster in 2010s। कह रहा है जी, इस साल की शुरुआत में एक सेपरेट रिपोर्ट आई थी, और ये आई थी इस वाली संस्था के द्वारा, जिसका ये लंबा सा नाम है। और इस रिपोर्ट ने ये फाउंड किया, पाया कि जो गायब होने का काम है, नदारद होने का काम है, डिसअपियर होने का काम है ग्लेशियर्स का। गायब होना मतलब पिघल जाना। तो इनका जो पिघलने का काम है ना, हिंदू कुश हिमालयाज में, हिंदू कुश जो है हिमालय का ही एक्सटेंशन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शायद आपको मिलेगा। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के अंदर जो अपीयरेंस है वो 65 का तेज था, फास्टर था 2010 के डेकेड में, 2010 से 2020 के बीच में। और किसके मुकाबले? पिछले डेकेड के मुकाबले, 2001 से 2010 के मुकाबले। रिपोर्ट जो है दूसरी, इस रिपोर्ट की वर्ब है जी फाउंड। डिसअपीयरेंस मतलब किसी चीज़ का गायब हो जाना, इसकी वर्ब है वॉज। फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा करके इसको जस्टिफाई किया आपने। दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो देन का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे जी, एट द करंट रेट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस विच इज एक्सपेक्टेड टू सी टेम्परेचर्स इंक्रीज बाय 2.5 degrees to 3 degrees Celsius by the end of the century, the volume of glaciers is forecast to decline anywhere between 55% to 75%। कह रहा है जी, ये तो 2010 की बात हो गई, चलो 10-20 की बात आपने बता दी, 65% तेजी से हुआ। कह रहा है जी, करंट रेट की बात करें तो वो भी कोई अच्छी नहीं है। ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस की जो रेट है, हवा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने की जो रेट है हमारी, करंट रेट, जो कि एक्सपेक्टेड है, जिससे ये आशा है कि वो देखेगी टेम्परेचर में उछाल को या इंक्रीज को 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस इस सेंचुरी के अंत तक, सदी के अंत तक। कह रहा उस पर क्या होगा? कह रहा उस पर जो ग्लेशियर्स का वॉल्यूम है, मात्रा है, वो फोरकास्ट है, उसको एक्सपेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि वो डिक्लाइन कर जाएगी कहीं से भी कहीं तक 55 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में, परसेंटेज के बीच में। एनीवेयर फ्रॉम 55% टू 75, मतलब 55 से 70 के बीच में कहीं भी हो सकता है। समझ गए? तो अगले 30 सालों में हम लगभग अपने 70% ग्लेशियर्स खो देंगे, ये इस रिपोर्ट में करंट रेट से हमें पता है। चलिए, विच की वर्ब है इज, एक्सपेक्टेड आप समझते हैं, वॉल्यूम की वर्ब है इज फोरकास्ट। फोरकास्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस लगाया गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फोरकास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम होती है। फोरकास्ट, कास्ट, कोस्ट, स्प्रेड, बर्स्ट, ये सारी लिख दी मैंने आपके सामने, ठीक है। बार बार देखो इनको, जितना देखोगे दिमाग में बैठेंगी। अब ये क्विट वर्ब है, आपको नहीं पता होगा, आप लिख के आ जाओ कहीं पे क्विटेड, आई क्विटेड। अब ये क्विटेड नाम का कोई वर्ड ही नहीं अंग्रेजी में। क्विट, 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 V1 V2 V3, शट, 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 V1 V2 V3। तो ये 10-12 वर्ब्स हैं, दिमाग में बिठानी है आपको, कभी भी इनको यूज़ नहीं करना है, चेंज करके इनकी फॉर्म्स को। बढ़े आगे? तो इसलिए यहाँ पे इज फोरकास्टेड नहीं, इज
इज फोरकास्ट लिखा गया। कह रहे जी दिस मीन्स शार्प रिडक्शंस इन फ्रेश वाटर सप्लाई इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ 2050। कह रहे जी इसका सिंपल सा मीनिंग ये है जी, अगले 25 सालों में आप देखेंगे शार्प रिडक्शन को, बहुत ज़्यादा कमी को पीने के पानी की सप्लाई में, और ये होगा 2050 की विसिनिटी में, सराउंडिंग में, प्रॉक्सिमिटी में, आसपास। तो अगले 27 सालों में अपने घरों में पानी आने की बड़ी किल्लत होगी। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है। दिस की वर्ब है मीन्स विसिनिटी, प्रॉक्सिमिटी, सराउंडिंग, किसी चीज़ के आसपास का रीजन। तो 2050 के आसपास अब जो आप ऐसा देखेंगे। कह रहा है जी द सेंसिटिविटी ऑफ ग्लेशियर सिस्टम्स टू वार्मिंग अंडरलाइंस द नीड फॉर देयर केयरफुल मॉनिटरिंग। कह रहे जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है ग्लेशियर सिस्टम के वार्म होने के लिए, हमारे ग्लेशियर्स के गर्म होने का जो सिस्टम है उसकी जो संवेदनशीलता है, कह रहे जी वो अंडरलाइन करती है, इम्फसाइज करती है, जोर देती है उस ज़रूरत की तरफ जो है इनकी केयरफुल मॉनिटरिंग की। थोड़े से टेम्परेचर पे बहुत ग्लेशियर पिघल जाता है तो बड़े सेंसिटिव है ना ये, तो इसकी ज़रूरत है कि इनको हम ढंग से मॉनिटर करें, पता तो हमें हो क्या रहा है। सेंसिटिविटी की वो है अंडरलाइंस। Despite awareness of the risks posed by Himalayan glaciers, there is no early warning system for the likelihood of glow events. कह रहे जी डिस्पाइट यानी बावजूद उस सजगता के, अवेयरनेस के, उस कॉन्शियसनेस के जो है उन रिस्क की, उन सभी जोखमों की जो खड़े किए जाते हैं हिमालय में पिघलते हुए ग्लेशियर्स के द्वारा। कह रहे सब पता है हमें, सब समझदार हैं हम अच्छे से। कह रहे जी इसके बावजूद इतने मूर्ख हैं हम कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी तक बना नहीं पाए इस ग्लोव टाइप के इवेंट के लिए, जैसा हमने उत्तराखंड में देखा। भूकंप के लिए बता देते हैं हम पहले, सुनामी के लिए भी बता देते हैं, लेकिन कौन सा ग्लेशियर फटेगा और कौन सी शहर डूब जाएगा, इसके लिए कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने अभी तक डेवलप नहीं किया। सिस्टम की वर्ब है इज, देयर इज नो सिस्टम। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, किसी चीज़ को लेकर के सजगता। कह रहे जी मच लाइक वार्निंग्स बिफोर साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, अथॉरिटीज मस्ट एलिवेट थ्रेट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर्स टू द सेम कैटेगरी ऑफ रिस्क। कह रहे जी बिल्कुल उसी तरह से जो वार्निंग्स हमें मिलती है साइक्लोन्स की, फ्लड्स की, बाढ़ों की, अर्थक्वेक्स की, भूकंपों की, इवन हमारे को ज्वालामुखी की जो वोल्केनोज इरप्शन है उसका भी पता लग जाता है। कह रहे ये सारी वार्निंग्स जैसे हमें मिलती है ना, उसी तरीके से मच लाइक दीज वार्निंग्स हमारी अथॉरिटीज़ को एलिवेट करना होगा, ऊपर लाना होगा इस थ्रेट को भी जो आ रही है सिकुड़ते हुए ग्लेशियर से। और कहाँ पे लाना होगा एलिवेट करके ऊपर लेकर के आना होगा उसी कैटेगरी ऑफ रिस्क में जिसको हमने, जहाँ पे हमने इन चीज़ों को रखा है। अथॉरिटीज़ की ओवर मस्ट एलिवेट करना, किसी चीज़ के दर्जे को बढ़ाना है ना, एक लेवल ऊपर लाना। कह रहे जी कॉरस्पॉन्डिंगली there is a need to make comprehensive risk assessments, map regions of vulnerability and commission infrastructure development। कह रहे जी इसी के साथ में correspond करते हुए, correspondingly मतलब simultaneously या similarly ऐसा समझ लो, है ना, इसी चीज़ के बराबर में रखते हुए, correspond करते हुए simultaneously। कह रहे जी similarly एक ऐसी ज़रूरत भी है हमारे पास कि हम इन 3 कामों को करें। पहला काम है जी मेक करना बहुत ही डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट्स को, रिस्क के जायजे को अच्छे से हम देख करके आए कौन से ग्लेशियर से कितना रिस्क है और कब कौन सा फूटेगा। पहला काम तो ये करें। दूसरा हम मैप करें, मैप बनाएं रीजन्स का। मैप करना यानी नक्शा बनाना, और ऐसे रीजन्स का जो वल्नरेबल हैं, जो फ्रेजाइल हैं, जो अभी जिन रीजन से हमें खतरा है। और तीसरा हम कमीशन करें, हम फंड करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। और कैसे? विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, केयर के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ। ऐसा नहीं है जहाँ पहाड़ दिखा वहाँ तोड़ के सड़क बना दी, हाईवे बना रहे हैं जी, 5 धाम की यात्रा हो रहा है ना अभी। तो ये सब जो है साइंटिफिकली बहुत रिस्की है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत केयरफुली करनी है, प्लान करके करनी है। ऐसी सड़कें, ऐसे डैम्स नहीं बनाने हैं जिससे 50 साल में उस एरिया में तबाही हो जाए। चलिए सेंटेंस सिंपल है, समझ गए होंगे। नीड की वर्ब है इज। नीड है 3 चीज़ों की। पहली चीज़ है टू मेक, दूसरी चीज़ है टू मैप, और तीसरी चीज़ है टू कमीशन। टू तीनों के आगे लगा नहीं हुआ क्योंकि एक जगह लगा दिया, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन करना होता है फंड करना। जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कमीशन करते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं ना, उस काम पे लगा रहे हैं, लोगों को जो है कमीशन कर रहे हैं। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को।
होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। आ जाओ अपने क्विज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, इस चीज़ का इम्प्लाइड या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस स्टेटमेंट का। और जो स्टेटमेंट है ये कि 2030 तक अफ्रीका के ये दोनों माउंटेन से या इन दोनों चोटियों से ग्लेशियर पिघलने वाले हैं। इस बात से लेखक क्या भावार्थ रखता है, क्या कहना चाहता है? ठीक है, क्या ये कहना चाहता है कि ग्लेशियर्स का पिघलना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमी धीमी प्रोसेस है? क्या ये कहना चाहता है कि इन दोनों एरियाज में इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन होगा? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल या बारिश। क्या ये कहना चाहता है कि ग्लेशियर का जो पिघलने का काम है उससे एक रीजनल इम्पैक्ट होगा इन दोनों एरियाज में 2030 के आसपास जब ये दोनों पिघलेंगे? या फिर वो ये कहना चाहता है कि जो भी प्रोजेक्शन, जो भी एस्टिमेट हमारे ग्लेशियर को पिघलने को लेकर के हैं वो रिलायबल नहीं है, उनका कुछ भरोसा नहीं है? हिंदी में बता दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। भावार्थ पूछा आपसे, वो ये कह के क्या कहना चाह रहा है आपको 2030 तक ये गायब हो जाएंगे, इसका क्या मीनिंग है? अरे भाई इसका यही मीनिंग है कि 30 तक तैयार हो जाओ, कुछ ना कुछ इस एरिया में होगा। इम्प्लाई वो यही कर रहा है, सही आंसर बनेगा, है ना। द डिसअपीयरेंस ऑफ ग्लेशियर्स विल हैव रीजनल इम्पैक्ट्स बाय 2030। सी आंसर बनेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेकंड में आ जाओ। कह रहे जी इनमें से जो है इमीडिएट ट्रिगर क्या है ग्लो ऑफ इवेंट्स का। ग्लो ऑफ इवेंट को अगर एक वर्ड में या एक लाइन में, एक सेंटेंस में बताना हो तो किस वजह से होते हैं वो? बहुत बारिश की वजह से होते हैं, सर्दियों की जो बर्फ़ है उसके पिघल जाने की वजह से होते हैं, कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स जो कि ग्लेशियर की मेल्टिंग से होते हैं उनकी तरफ ध्यान ना देने से होते हैं, या फिर प्रो ग्लेशियर लेक्स जो होती हैं उनके फॉर्म हो जाने की वजह से होती हैं जब ग्लेशियर पिघलते हैं। इन चारों में से वो कौन सा ऐसा ट्रिगर है जिसकी वजह से ग्लो ऑफ होता है? हिंदी में बता दिया, आंसर निकालो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जो पहली बार में आपको आंसर लगे वही आंसर है, समझ गए? चलो मैच करने हैं कॉलम्स। 3 ही वर्ड्स आज आपको सिखाए थे, तीनों मैंने पूछ लिए, मैच कर लेना इनको। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। आज एरर्स मैं आपको नहीं बता रहा, खुद से निकाल के बताओ, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन जो है फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया मैंने, वहाँ से मैच करके बताओ। इनफैक्ट 7 क्वेश्चन के आंसर डाल दूंगा, 8 9 के डाल दूंगा, ठीक है। यार एक्चुअल में गलती हुई ना आज, इसको 3rd कर देना, इसको 4th कर देना, नीचे वाले को सही कर लेना, ठीक है। 9 की जगह आज 8 ही क्वेश्चन हैं। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट्स में। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन साइनिंग।